हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है, जो बचा हुआ फिर आगे डिस्कस करेंगे। कुछ अगर इस क्लास में बच गया तो वो और आगे क्लास में डिस्कस किया जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। आप सारा क्लास अच्छे से देखिए, आपको धीरे धीरे सारा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ अ नॉर्मली ऑपरेटिंग अनलोडेड सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर सडनली गेट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, एक्साइटेशन रिमूव कर दिया गया, इट कंटिन्यू टू रन एज ए। ठीक है, तो कैसे रन करेगा, या रन करेगा या नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये एक जो एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में ही होता है और किसी में नहीं होता। कि आप एक्साइटेशन अगर रिमूव कर दें फिर भी वो मोटर एज यूजुअल रन करता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर में हम लोग देखते हैं कि दो टाइप का होता है ना, उसका जो रोटर होता है दो टाइप का होता है। एक ये है, इसको बोला जाता है सिलिंड्रिकल रोटर, तो सिलिंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस मोटर होता है। और एक होता है सेलिएंट पोल। ठीक है, सेलिएंट पोल कहीं कहीं पे आपको नॉन सिलिंड्रिकल भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो एक हुआ सिलिंड्रिकल और एक नॉन सिलिंड्रिकल। जो नॉन सिलिंड्रिकल है उसको सेलिएंट पोल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पोल है इसके इस शेप में ऐसे बाहर की तरफ रहता है ना, तो इसका नाम सेलिएंट पोल रखा गया है। और इसका जो शेप है पूरा सर्कुलर है ना, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का है। राइट, दोनों ही मोटर का अपना अपना एडवांटेज है, कुछ उसका डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर है, इसमें दो टाइप का पावर होता है। एक तो होता है दो टाइप का पावर, ये टॉर्क आप जो कहें, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और दूसरा होता है रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का मोटर है, इसमें जो पावर का फॉर्मूला होता है ये होता है ए इंटू बी बाई एक्स एस साइन डेल्टा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ए इंटू बी बाई एक्स एस साइन डेल्टा, एक्सेस या फिर एक्स टी, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेस है इसमें। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक चीज़ और लास्ट क्लास में बताए थे, सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होता है, डी पी अपॉन डी डेल्टा, वो बताए थे ई बी अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा। ठीक है, ये बात इतना आपको याद होगा। नॉन सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, एक एक पॉइंट सुनेगा आप ध्यान से, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी बताया मोटर में दो टाइप का टॉर्क है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और एक हुआ रिलक्टेंस टॉर्क। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे डेवलप करता है, मोटर में हम लोग दो टाइप का सप्लाई देते हैं। एक तो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दिया जाता है और रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया स्टेटर में और रोटर को डीसी सप्लाई दिया गया। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को एक डबली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो जगह पे सप्लाई दिया जाता है। और लाइक इंडक्शन मशीन या डीसी मशीन सब सिंगली एक्साइटेड मशीन है, क्योंकि उसमें एक ही सप्लाई की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दो अलग अलग सप्लाई है, इसको यहाँ इसलिए इसको डबली एक्साइटेड मशीन भी बोला जाता है। पहली बात, स्टेटर में जब हम लोग 3 फेज सप्लाई दिए तो यहाँ पे 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और यहाँ पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। रोटर में जब हम एक्साइटेशन दिए तो डीसी सप्लाई से, तो दोनों में जब इंटरेक्शन होता है तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस टॉर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोला जाता है। सेम केस यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर में भी है, क्योंकि इसमें एक ही टॉर्क डेवलप होता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। सेलिएंट पोल मशीन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हुआ उसी फेनोमेना की वजह से। स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, दोनों के बीच वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक और टॉर्क डेवलप होता है, उसका बोला जाता है रिलक्टेंस टॉर्क। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होता है, तो उसका आंसर हुआ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, कभी कभी ऐसा और भी ऑप्शन दिया रहता है, मतलब उसमें बाकी सब में रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सेलिएंट पोल रोटर का डायग्राम है। अगर ये सपोज स्टेटर का ऑर्डर पेरीफेरी मानते हैं स्टेटर का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोल है ये सेलिएंट पोल है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया सारा। ठीक है, यहाँ पे जो एयर गैप का डिस्टेंस है ये कुछ है, और अगर इस पॉइंट ऑफ मानेंगे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मानते हैं बीच में, ये पोल है, पोल और स्टेटर के जो फेस है इसके बीच में एयर गैप है, और यहाँ पे पोल के बीच में जो ये है ना, यहाँ से यहाँ के बीच का एयर गैप का डिस्टेंस अलग है। ठीक है, आप समझ गए, ये वाला एयर गैप अलग है और ये वाला एयर गैप अलग है। ये बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो इससे होता क्या है कि एयर गैप अलग रहने की वजह से रिलक्टेंस डेवलप होता है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम 2-3 फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट वाले क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं। जैसे रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एल अपॉन म्यू इंटू ए, एक ये फॉर्मूला बताया है। और एक फॉर्मूला और डिस्कस किया गया है, फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, यहाँ से क्या देखेंगे,
रिलक्टेंस इक्वल टू एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। ठीक है, एमएमएफ का यूनिट एम्पियर टन, फ्लक्स का यूनिट वेबर। तो रिलक्टेंस का यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है एम्पियर टन पर वेबर, राइट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं रिलक्टेंस इक्वल टू एल अपॉन म्यू इंटू ए। तो जितना एयर गैप का लेंथ ज़्यादा होगा रिलक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ से पहली बात आप समझ गए। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एयर गैप का लेंथ कुछ है तो यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू कुछ अलग होगा, मतलब यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू कम होगा इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एयर गैप का वैल्यू ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों जगह पे रिलक्टेंस का वैल्यू अलग अलग है। जहाँ पे एयर गैप का लेंथ ज़्यादा है वहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा हुआ, जहाँ पे एयर गैप का लेंथ कम है वहाँ पे रिलक्टेंस कम हुआ। तो रिलक्टेंस में वेरिएशन की वजह से, ठीक है, रोटर मैग्नेट कोई भी जो मैग्नेटिक सर्किट में कुछ भी है तो वो हमेशा चाहेगा कि हम मिनिमम रिलक्टेंस की तरफ जाएं। हमेशा मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या चाहता है कि हम उसी के वहां से फ्लो करें जहां से रेजिस्टेंस कम हो। मैग्नेटिक सर्किट में भी फ्लक्स वहीं से फ्लो करना चाहता है जहां से रिलक्टेंस कम हो। अब यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात आती है तो जहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है वहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा है, तो जहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लक्स कम होगा। ठीक है, मीन्स एयर गैप जहाँ पे ज़्यादा है रिलक्टेंस भी वहाँ पे ज़्यादा होगा और फ्लक्स वहाँ पे कम होगा। ठीक है, और जहाँ पे एयर गैप कम है वहाँ पे रिलक्टेंस भी कम होगा और फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स और रिलक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिलक्टेंस अगर ज़्यादा है तो फ्लक्स कम होगा। ये बात आप समझ गए। तो सेलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि एयर गैप में जो डिफरेंस है उसके वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस का पाथ जो है वो डिफरेंस है। इस पाथ में कुछ रिलक्टेंस है और इस पाथ में रिलक्टेंस का वैल्यू कुछ और है। तो रोटर हमेशा चाहता है कि हम मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करें, इस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उसी टॉर्क को रिलक्टेंस टॉर्क बोला जाता है, रिलक्टेंस टॉर्क। ठीक है, उसी मैग्नेटिक रिलक्टेंस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो रोटर हमेशा चाह रहा है कि हम मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करें, तो उस टॉर्क को बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। बट यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर में क्या है कि कुछ भी एयर गैप में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो एयर गैप है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे हल्का सा मान ली वाइंडिंग थोड़ा अंदर है, तो ये बहुत मिनिमम डिफरेंस है, तो इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही टॉर्क होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और यहाँ पे दोनों टॉर्क प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस टॉर्क कैसे डेवलप हुआ ये अच्छे से बता दिया आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ई इंटू वी बाई एक्स डी साइन डेल्टा, एक्स डी, या फिर सिलिंड्रिकल रोटर में इसको एक्सेस लिखा जाता है, और ये है रिलक्टेंस टॉर्क का फॉर्मूला। रिलक्टेंस टॉर्क वी स्क्वायर बाई टू 1/x³ माइनस 1/x d साइन 2 डेल्टा। एक्स डी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस, और एक्स क्यू क्या है, क्वाड्रेचर एक्सेस रिएक्टेंस। ये दोनों कहाँ से डेवलप होता है, एयर गैप में डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। इसके बारे में फिर अभी कोई और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से। बट ये वही दोनों टर्म है, डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सेस रिएक्टेंस। ये वोल्टेज हुआ, यहाँ पे टर्म आता है साइन डेल्टा, यहाँ पे टर्म आता है साइन 2 डेल्टा। ठीक है, डिफरेंट डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऐसे फिर कभी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, बट इसका कोई ज़्यादा एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि इस मोटर में दो टाइप का टॉर्क डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रिलक्टेंस टॉर्क। दोनों आप समझिए कैसे डेवलप हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्साइटेशन हटा दी। एक्साइटेशन मतलब ये जो ई है एफ, ये रिमूव कर दिया गया। फॉर्मूलास भी देख सकते हैं आप। और जो रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप हो रहा है उसमें एक्साइटेशन का कोई रोल नहीं है ना, वो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस अलग अलग होने की वजह से रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो मोटर कैसे रन करेगा, एज ए रिलक्टेंस मोटर रन करेगा बिना एक्साइटेशन के। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वराज मोटर नहीं, स्फेरिकल मोटर नहीं, स्विच रिलक्टेंस मोटर नहीं, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, क्योंकि अलग वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, एयर गैप का लेंथ अलग है, इसकी वजह से रिलक्टेंस का वैल्यू अलग है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको उस तरह से सोचना है, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए रिलक्टेंस का, फ्लक्स का। एग्जाम में फ्लक्स का यूनिट इस तरह से ही पूछा जाता है कभी कभी, एम एफ अपॉन रिलक्टेंस का यूनिट आपसे पूछा जाएगा, एम एफ अपॉन फ्लक्स मतलब एम्पियर टन पर वेबर। राइट, ये सारा बात यहाँ से हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है।
ये यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम एक्सप्लेन किए कैसे क्या होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये सारा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और सिंक्रोनाइजिंग रिएक्टेंस कभी कभी यहाँ से ही पूछा जा सकता है, तो बस इसको भी डिफरेंशिएट करना, ये साइन टू डेल्टा कॉस डेल्टा हो जाएगा और ये साइन टू डेल्टा कॉस टू डेल्टा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस टू डेल्टा, ठीक है। और ठीक है, इस फॉर्म क्वेश्चन में तो इतना ही। एयर गैप और कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट एयर गैप और रिलक्टेंस का या फिर एयर गैप और फ्लक्स का आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप समझ गए एयर गैप अगर ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लक्स कम होगा, ठीक है। ये सारा इस फॉर्मूले से आ रहा है। मैग्नेटिक सर्किट में और भी बहुत सारा फॉर्मूला हम डिस्कस किए, जैसे एल का फॉर्मूला, वो क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एल का एक और फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। आप मैग्नेटिक सर्किट क्लास देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कराया, तो सारा कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम आर्मेचर करंट ऑफ द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट कब होता है, ये पूछा है। पावर फैक्टर से रिलेशन, 0 पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। जब भी आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन में है तो आपके दिमाग में दोनों ही आना चाहिए, या तो वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। तो वी कर्व के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ये आर्मेचर करंट होता है और ये होता है फील्ड करंट, ठीक है। ये वी कर्व है, ये मिनिमम पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये मिनिमम पॉइंट, ये क्या होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक। इधर अंडर एक्साइटेड और इधर ओवर एक्साइटेड। ये ग्राफ साथ यहाँ पे बना हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे बनाए दिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मिनिमम आर्मेचर करंट, तो मिनिमम आर्मेचर करंट यहीं पे होता है ना, एक ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो मिनिमम आर्मेचर करंट ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। आइए मिनिमम क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम आर्मेचर करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 0 पावर फैक्टर नहीं, यूनिटी पावर फैक्टर है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे जो मिनिमम आर्मेचर करंट जहाँ पे डेवलप हो रहा है वहाँ पे क्या नॉर्मल एक्साइटेशन है, और नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो क्वेश्चन में यूनिटी पावर फैक्टर आ गया। यहाँ से जब भी इधर जाता है तो लैगिंग पावर फैक्टर, इधर जाएगा तो लीडिंग पावर फैक्टर। ये सारा भी अच्छे से डिस्कस किए हैं पहले भी, तो आप देखिएगा पहले वाला क्लास अगर आप नहीं देखें तो। अंडर एक्साइटेड केस में क्या होता है लैगिंग, ओवर एक्साइटेड केस में क्या होगा लीडिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कॉजेज वेरिएशन इन, मतलब डीसी एक्साइटेशन मतलब क्या हुआ, फील्ड आईएफ वेरी कर रहे हैं तो क्या क्या वेरिएशन होगा। तो एक तो होता है हमारा वी कर्व, वी कर्व क्यों होता है बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका शेप ही है तो इसका वी कर्व बोला जाता है। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, तो वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन मतलब जैसे फील्ड करंट में वेरी कर रहा है तो आर्मेचर करंट वेरी कर रहा है, तो आइए वेरी कर रहा है। और ये है इन्वर्टेड वी कर्व, क्योंकि उल्टा जैसा वी दिख रहा है तो ये इसका नाम है इन्वर्टेड वी कर्व। ये किसके रिलेशन होता है इसमें, पावर फैक्टर और फील्ड एक्साइटेशन में। दोनों ही केस में फील्ड एक्साइटेशन ऐसे वेरी कर रहा है, इधर बढ़ रहा है, इसमें पावर फैक्टर का वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पे फील्ड करंट की वजह से जो आर्मेचर करंट में वेरी कर रहा है ये वी कर्व हुआ। एग्जाम में कभी आपसे पूछता है वी कर्व कैसे बनाते हैं, तो आई ए वर्सेस आई एफ, ठीक है। और इन्वर्टेड वी कर्व कैसे बनाएंगे, तो cos फाइव वर्सेज आई एफ, ठीक है। तो एक में आर्मेचर करंट वेरी कर रहा है और एक में पावर फैक्टर, ये क्या पावर फैक्टर है। क्वेश्चन पूछा डीसी एक्साइटेशन जब वेरी कर रहे हैं तो किस में वेरिएशन आएगा, तो आर्मेचर करंट में भी आएगा और पावर फैक्टर, तो बोथ वाला आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों ही में वेरी आएगा, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों, आपको दोनों ग्राफ याद रखना है। इस ग्राफ से बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग टाइप से। जैसे यहाँ पे जो मिनिमम आर्मेचर करंट है जो लास्ट क्वेश्चन में था, वहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन, यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन, और नॉर्मल कंडीशन से अगर फील्ड करंट कम होगा तो लैगिंग कंडीशन या फिर अंडर एक्साइटेड कंडीशन, राइट साइड में ओवर एक्साइटेड कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या होगा लीडिंग होगा पावर फैक्टर। तीनों ही चीज आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि जैसे जैसे जीरो से, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिखा रहता है कि जैसे जैसे जीरो से अगर फील्ड करंट वेरी कर रहा है तो आर्मेचर करंट में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो मतलब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है, रीच मिनिमम, फिर इंक्रीजेज अगेन, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फील्ड करंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले आर्मेचर करंट घट रहा है, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर बढ़ने लग जा रहा है। मीन्स जैसे ही वो कंडीशन ओवर एक्साइटेड में थोड़ा सा एंटर कर रहा है तो फिर आर्मेचर करंट बढ़ने लग जा रहा है।
ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहता है, तो सही है गलत आपसे पूछेगा एग्जाम में। और पावर फैक्टर वाले क्या होता है कि उल्टा होता है। आर्म जैसे ही फील्ड करंट बढ़ रहा है फील्ड करंट, तो पहले पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ गया, फिर अपने यूनिटी पावर फैक्टर पे पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, फिर पावर फैक्टर घटना शुरू कर दिया। तो दोनों ही ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है कि फील्ड एक्साइटेशन जैसे ही बढ़ाते हैं तो पहले आर्मेचर करंट घटेगा, एक मिनिमम पॉइंट पे आएगा, फिर बढ़ेगा, और पावर फैक्टर पहले बढ़ेगा, फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे आएगा, फिर घटना शुरू कर देगा। तो दोनों इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। और अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, तीनों में लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग, तीनों आपको याद रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑसिलेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन डैम्प्ड आउट बाय, ठीक है। ऑसिलेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर में ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, हंटिंग। लास्ट क्लास में हंटिंग के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसको देखिएगा, यहाँ पे फिर बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी, टाइम और लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो हंटिंग के बारे में लास्ट क्लास में आप देखिएगा, हंटिंग कैसे होता है, हंटिंग होता क्या है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, इससे क्या क्या मशीन में प्रॉब्लम आता है, पावर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है, सारा कुछ डिस्कस किए हैं हंटिंग से रिलेटेड। तो आप देखिएगा जैसे मशीन में लोड में अचानक से चेंज कर दिए या पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया तो रोटर में ऑसिलेशन होने लगता है, तो इससे ये इस फेनोमेना को हंटिंग बोला जाता है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि हंटिंग को डैम्प आउट कैसे करेंगे, मेंटेन कांस्टेंट एक्साइटेशन, नहीं, प्रोवाइडिंग डैम्पर बार इन द रोटर पोल फेसेज, ये सही है। लास्ट क्लास में बताए थे कि दो तरीका होता है, एक तो जो सबसे मेन तरीका है हंटिंग कम करने का, ये बेसिकली यही है कि डैम्पिंग बार प्रोवाइड किया जाता है रोटर में, ठीक है। और एक होता है कि आप लोड को आराम आराम से वैरी करें, मतलब सडन लोड में चेंज नहीं कर दें, तो भी ऑसिलेशन बहुत धीरे होगा, ठीक है। और हंटिंग का जो जो मेन प्रॉब्लम है ये क्या क्या बताया था, उससे क्या होता है, रोटर एंगल में बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन होता है। अगर ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सिंक्रोनिज्म भी मशीन लूज कर सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और हंटिंग होता क्यों है, मतलब लोड में सडन चेंज हो गया, या फिर सप्लाई अनबैलेंस है, या फिर पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से अगर जो रोटर है वो अपने पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे शिफ्ट होने से पहले ऑसिलेट करने लगता है, इसी ऑसिलेशन को हंटिंग बोला जाता है, ठीक है। बाकी आप पूरा अच्छे से देखिएगा लास्ट क्लास, तो उसमें समझ में आएगा पूरा। और हंटिंग को रिमूव करने के लिए डैम्पर बार प्रोवाइड करते हैं रोटर में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये आया था कि रोटर मतलब डैम्पर बार को लगाते कहाँ पे है, तो रोटर पोल फेस में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैम्प आउट पूछ रहा है कैसे कर रहे हैं, तो प्रोवाइड डैम्पर बार इन द रोटर पोल फेस है, ठीक है। ये रोटर हुआ हमारा, ये फील्ड है, फील्ड का जो पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये फील्ड वाइंडिंग देख रहे हैं आप, और यहाँ पे जो गोल गोल है ये बेसिकली कॉपर वाइंडिंग है, इसी को डैम्पर बार बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये तो नॉर्मल आपको पता चलेगा, डैम्पर बार में लगा रहता है डैम्पर बार, इससे ऑसिलेशन को कम करता है, ये डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। और लास्ट क्लास में ये भी बताए थे, जब मशीन में तीन टाइप का टॉर्क होता है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो मेजर में भी जो पॉइंटर होता है लास्ट में एक जो मेजर वैल्यू करता है वहाँ पे आके ऑसिलेट करने लगता है, तो स्टेडी स्टेट में कब आता है, जब डैम्पिंग टॉर्क अच्छा होता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे वो मशीन अपने आप मेजरमेंट का जो पॉइंटर स्केल है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो जितना अच्छा डैम्पिंग होगा उतना जल्दी, उतना कम ऑसिलेट करेगा, उतना जल्दी अपने पॉइंट पे आ जाएगा, उतना जल्दी हमको वैल्यू मिल जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी, जब रोटर ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन को कम करने के लिए डैम्पर बार प्रोवाइड किया जाता है, वो डैम्पिंग टॉर्क लगाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया डैम्प्ड आउट बाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, रोटर पोल फेस में यहाँ पे हम डैम्पर बार लगा दिए, ये बेसिकली है क्या, रोटर पोल फेस में लगा दिया, फिर जब क्या है, रोटर अपने पॉइंट पे सपोज ये है, ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं कुछ, एक तो बना हुआ है, ये सपोज एक है ना रोटर पोल, इस पे डैम्पर बार लगा हुआ है, तो रोटर अपने पॉइंट से ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन हो रहा है। और स्टेटर का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टेटर का, ठीक है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है स्टेटर का, ठीक है। तो ये जो रोटर का जो कंडक्टर है ये बेसिकली कॉपर कंडक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। जो डैम्पिंग वाइंडिंग है ये बेसिकली कॉपर वाइंडिंग है, ठीक है, कॉपर वाइंडिंग एम्बेडेड इन पोल फेस,
ठीक है, ये बेसिकली कॉपर वाइंडिंग है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्टेटर से जनरेट हुआ है 3 फेज सप्लाई से, इसको कट कर रहा है, इस कंडक्टर को कट कर रहा है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड अगर कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा, तो वो बेसिकली इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा। अब एडी करंट प्रोड्यूस होगा इस डैम्पर बार में। अब एडी करंट क्या करेगा, इस एडी करंट की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसी टॉर्क को हम लोग बोलेंगे डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब फिर से एक बार और ध्यान से सुने। 3 फेज सप्लाई जब स्टेटर में दिया जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है अपने पॉइंट पे, तो यहाँ पे कुछ करंट डेवलप हो रहा है, तो करंट की वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो इसी टॉर्क को बोलेंगे डैम्पिंग टॉर्क। और लेंज लॉ की वजह से डैम्पिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, अपोजिशन में होता है। जो कॉज है उसके, ये कॉज है हमारा, तो इसके अपोजिट में फ्लक्स जनरेट होगा, तो टॉर्क भी इसके अपोजिट में जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है, ये जो नॉर्मल टॉर्क है उसके अपोजिट में जनरेट होगा, जो ऑसिलेटिंग टॉर्क है उसके अपोजिट में। तो एक तो हुआ नॉर्मल, मान लेते हैं रोटर ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटिंग टॉर्क कुछ है, और एक है डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो कॉज है वो मतलब जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क से अपोजिट में होगा तो वो ऑसिलेशन को बेसिकली कम करेगा, डैम्प आउट कर देगा। ठीक है, तो इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ऑसिलेशन कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। फिर जैसे ही ऑसिलेशन कम हो जाएगा तो रोटर अपने न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, तो मशीन का फिर स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, रोटर में ऑसिलेशन आया हुआ, करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर को कट किया वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। लेंज लॉ की वजह से टॉर्क जो है वो नॉर्मल टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो इसका ऑसिलेशन कम हो गया, रोटर अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ गया, उसका सिंक्रोनिज्म भी मेंटेन रहेगा, उसका वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं आएगा, सारा एडवांटेज फिर मोटर अपने सही तरीके से रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हुआ कि प्रोवाइडिंग डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, इन द रोटर पोल फेस डैम्पिंग, प्रोवाइडिंग डैम्पिंग बार कर देंगे। एग्जाम आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सा टॉर्क डेवलप होता है, तो डैम्पिंग टॉर्क डेवलप होता है, ऑसिलेशन इससे कम हो जाएगा। हंटिंग में क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हंटिंग को कम कैसे करेंगे, तो डैम्पर बार पोल फेस में लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ऑसिलेशन लिख दिया, कभी डायरेक्ट हंटिंग भी लिखा रह सकता है। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आपसे बन जाएगा किसी टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक। अंडर एक्साइटेड मशीन कैसे काम करता है, लैगिंग करंट लेता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे डिस्कस किया गया अभी। अंडर एक्साइटेड में लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड में लीडिंग। ठीक है, अंडर एक्साइटेड में लैगिंग, यहाँ पे लैग लिखा हुआ। अंडर एक्साइटेड मशीन लैगिंग करंट पे काम करेगा और लीडिंग करंट पे ओवर एक्साइटेड मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर यूज फॉर मैकेनिकल लोड। लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा कि जो फेज मॉडिफायर है, या फिर एग्जाम में अगर सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जाता है, कंडेंसर, तो दोनों का ही काम क्या है बेसिकली, वो फेज एडवांसर या फिर पावर फैक्टर करेक्शन का काम है। मतलब पावर सिस्टम में इसका काम क्या है, पावर फैक्टर करेक्शन, रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिएक्टिव पावर। तो उससे क्या होता है, वोल्टेज मेंटेन रहता है पावर सिस्टम में, है ना, वोल्टेज मेंटेन रहता है, सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होता रहेगा, और पावर फैक्टर सही रहेगा तो वोल्टेज मेंटेन सही रहेगा सिस्टम में। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि यूज फॉर मैकेनिकल लोड हैज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लास्ट क्लास में बताए थे मैकेनिकल लोड नहीं होता है इसमें। एक है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, मतलब उसको सिंक्रोनस एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जो नॉर्मल मोटर है उसमें हम लोग लोड के लिए यूज करते हैं, उससे टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें लोड नहीं यूज करना होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर जो है ये नो लोड पे काम करता है, मतलब कोई भी नो लोड इन द सेंस कि कोई भी मैकेनिकल लोड इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी मैकेनिकल लोड नहीं होगा, इसका बस काम क्या है, पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में ये काम करता है। एग्जाम में आपसे भी पूछा था इसकी किस कंडीशन में काम करता है, ये बेसिकली ओवर एक्साइटेड कंडीशन में काम करता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसमें लोड नहीं चाहिए, लोड की ज़रूरत नहीं है, इसका काम क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूव करना, वोल्टेज को मेंटेन करना। ठीक है, और प्रोवाइड रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इसमें अगर लोड हमको नहीं चाहिए, लोड का जरूरत नहीं, तो इसमें क्या होगा, शाफ्ट का वैल्यू स्मॉल होगा। ठीक है,
वैल्यू का मतलब शाफ्ट का लेंथ कम होता है, एक क्या लार्जर शाफ्ट नहीं होगा, लार्जर शाफ्ट नहीं, स्मॉलर शाफ्ट है ना, स्मॉलर स्पीड नहीं, ये भी नहीं, स्मॉलर शाफ्ट। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि लोड का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिकल लोड का, ठीक है, तो शाफ्ट का स्मॉल चाहिए। और अगर कोई भी मशीन जिसमें लोड नहीं है तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड पे रन करेगा। किसी मशीन में अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लगा देंगे तो स्पीड तो कमेगा ही, ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्पीड पे रन करता है, तो इसीलिए हायर स्पीड, ठीक है। तो स्मॉलर शाफ्ट एंड हाई स्पीड, तो ये इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आंसर के लिए, ठीक है। और अगर नॉर्मल जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें तो मैकेनिकल लोड हम लोग लगाते ही है, तो मैकेनिकल लोड रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें शाफ्ट लंबा चाहिए। और जो भी सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों ओवर एक्साइटेड में मशीन होता है और दोनों का शाफ्ट कम होता है, नो लोड पे काम करता है, कोई मैकेनिकल लोड नहीं होता और स्पीड ज़्यादा होता है। इतना सारा पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज, सी एक होता है किसी मशीन में स्टेटर पार्ट जो स्टेशनरी है और एक है रोटर पार्ट जो रोटेट करता है, ठीक है। नॉर्मल जो सारा मशीन होता है उसमें स्टेटर में फील्ड होता है, मतलब फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी रहता है, और रोटर में आर्मेचर होता है। बट सिंक्रोनस मशीन में ये चीज़ उल्टा है, स्टेटर में आर्मेचर होता है और रोटर में फील्ड वाइंडिंग होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सारा देख रहे थे, ये रोटर का पार्ट है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीसी सप्लाई दिए हैं रोटर को, है ना, इसलिए इसको डबल एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। और चूंकि रोटर रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग पार्ट को अगर हम करंट प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे, स्लिप रिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर, तो सारा मशीन में आर्मेचर रोटर पे है और स्टेटर पे फील्ड है, लेकिन इसमें उल्टा है, ऐसा क्यों? रिड्यूसिंग, ठीक है, पहले इसके बारे में बताता है। तो आर्मेचर यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट है, अब आर्मेचर से ही तो सारा खेल होगा। तो आर्मेचर का करंट कितना होगा, ज़्यादा होगा करंट और वोल्टेज। आर्मेचर में 3 फेज सप्लाई यहाँ से हम लोग देंगे आर्मेचर को 3 फेज फील्ड जनरेट करने के लिए, तो आर्मेचर का करंट और वोल्टेज ज़्यादा होगा। रोटर में तो पहले बताया मशीन डबली एक्साइटेड मशीन है, तो रोटर में डीसी करंट दिया जाता है, तो इसका करंट कम होगा, लो एक्साइटेशन, ठीक है। डीसी वैल्यू 2 ही तार चाहिए हमें को, ये कैसे जाएगा, स्लिप रिंग से। अगर यहाँ पे सपोज स्टेटर में नहीं, रोटर में अगर आर्मेचर रखते तो 3 फेज सप्लाई चाहिए था, तो 3 वायर के लिए फिर मेरे को सारा चाहिए था ब्रश और कम्यूटेटर सिस्टम, स्लिप रिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि स्लिप रिंग कम चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर, क्योंकि सिर्फ 2 पार्ट चाहिए और स्लिप रिंग अगर ज़्यादा टाइम पे यूज हुआ तो उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो स्लिप रिंग यहाँ पे 2 ही चाहिए डीसी एक्साइटेशन में, और करंट का वैल्यू भी कम होगा तो कम चाहिए। डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर, ये भी सही है। स्टेटर का में आर्मेचर है, आर्मेचर का वोल्टेज और करंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वोल्टेज का मतलब हमको ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी है, ठीक है, तो उसको इंसुलेट करना आसान है। और अगर कोई चीज़ सपोज पूरा आर्मेचर रोटेट करता रहता तो उसको रोटेट, उसका इंसुलेशन मुश्किल है ना, कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो इसीलिए इंसुलेशन जो है प्रोवाइड करना आर्मेचर का स्टेशनरी पार्ट पे आसान है, इसलिए इसको स्टेटर पे रखा गया है। आर्मेचर एसोसिएटेड विथ लार्ज पावर एज कम्पेयर टू फील्ड सर्किट, ये भी सही है। यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है और रोटर में क्या है, मेरे को बस एक्साइटेशन चाहिए उतना ही कि फील्ड एक्साइट हो जाए सही से, रोटर अपने स्पीड पर रन करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का और वोल्टेज का वैल्यू कम है, तो पहले बताया तो पावर कम होगा। आर्मेचर में 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, और अगर सिंक्रोनस जनरेटर होगा तो वहाँ पे 3 फेज सप्लाई हम लोग लेंगे, लेकिन वोल्टेज तो उतना ही होगा, तो पावर ज़्यादा ही होगा, तो पावर ज़्यादा होगा उसमें, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आर्मेचर को रखा जाता है स्टेशनरी पार्ट में, ठीक है। अगर तो इसका और भी बहुत सारे बातें यहाँ पे लिखी हो सकती है, जैसे रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है इससे, क्योंकि स्लिप रिंग अगर यहाँ पे आर्मेचर में अगर हम लोग रोटर में अगर आर्मेचर लगाएंगे तो स्लिप रिंग ज़्यादा चाहिए होगा, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, उससे इफिशिएंसी कम होता है, सपोज कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। रोटर का एक वेट, कभी कभी ऑप्शन में रोटर का वेट भी रहता है, रोटर का वेट कम हो गया, किसी भी रोटेटिंग पार्ट का वेट अगर कम हो गया तो मशीन का एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। आप कुछ भी सोचिए कि कोई भी चीज़ चल रहा है या कोई ट्रेन है, कुछ भी चल रहा है, उसका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसका स्पीड कम होगा।
मतलब, या फिर उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए और हमें अच्छा मशीन लगाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट भी इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा मतलब। तो यहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट है इसमें क्या है कि वेट कम है इसका, फील्ड वाइंडिंग बस लगाना है, और आर्मेचर का वेट ज़्यादा होता है। तो ये सारा ही इसका एडवांटेज है। हाई वोल्टेज का इंसुलेशन आसान है स्टेशनरी पार्ट में, इसलिए स्टेटर पे लगाया गया है। इंसुलेशन रोटर का कम चाहिए तो इसको रोटेटिंग पार्ट पे लगा दिए। और यहाँ पे स्लिपरिंग वगैरह का रिलायबिलिटी कम चाहिए तो रिलायबिलिटी इंप्रूव हो गया। कम रिलायबिलिटी कम चाहिए मतलब दो कम ही स्लिपरिंग चाहिए, 2 ही स्लिपरिंग का जरूरत है यहाँ पे। शायद आगे क्वेश्चन है या पता नहीं, ध्यान नहीं है, बट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना स्लिपरिंग चाहिए होता है सिंक्रोनस मोटर में, तो 2 स्लिपरिंग चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर है। और सिंस रोटेटिंग पार्ट है रोटर, तो डायरेक्टली हम लोग सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्लिपरिंग का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सारा ऑप्शन सही है, यही सारा इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट इज रिवर्स। 3-फेज इंडक्शन मोटर में क्या बताए थे, अगर सप्लाई का 3-फेज सप्लाई R/B, अगर कोई भी 2 फेज चेंज कर दिए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये बताया था 3-फेज इंडक्शन मोटर में। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 3-फेज सिंक्रोनस मोटर फील्ड करंट का रिवर्स। फील्ड करंट कहाँ पे दे रहे हैं सिंक्रोनस मोटर में, रोटर में फील्ड एक्साइटेशन दिया जा रहा है। ठीक है, रोटर में क्या दिया जा रहा है, फील्ड एक्साइटेशन। वाइंडिंग ऑफ द मोटर विल वर्न, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोटर विल स्टॉप, मोटर स्टॉप क्यों होगा, अगर मोटर एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन में आ गया तो मोटर चलता रहेगा। ठीक है, मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं है। एक्साइटेशन और डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में याद रखेंगे जो फील्ड एक्साइटेशन, इसका बस यही काम है कि एक बार जब मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड पर रन करना शुरू कर दिया तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन में रहता है, बस ये एक्साइटेशन कंटिन्यूस प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ये पहली बात हो गया। दूसरा, एक्साइटेशन वेरी करके हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं या फिर जैसा रिक्वायरमेंट हिसाब से मशीन को चलाया जाता है, चाहे वो लैगिंग हो, यूनिटी पावर फैक्टर हो या फिर लीडिंग हो। ठीक है, इस कंडीशन के लिए एक्साइटेशन का यूज किया जाता है। द मोटर विल कंटिन्यू टू रन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मेरे कहने का ये मतलब है कि एक्साइटेशन का रोल यहाँ पे इन सब चीज़ों में है, मोटर के डायरेक्शन में एक्साइटेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मोटर विल कंटिन्यू टू रन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो इसमें भी वही चीज़ करना होगा जो हम लोग 3-फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं, कि किसी भी 2 चेंज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है उसके ही सप्लाई को चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ रोटेशन में चेंज आएगा। बट यहाँ पे कुछ क्या रिवर्स बोला है, हाँ ठीक है। तो फील्ड एक्साइटेशन से रोटर में कोई रिलेशन नहीं है, रोटर में नहीं, मतलब फील्ड एक्साइटेशन से हम लोग एक्साइटेशन चेंज करते हैं, पावर फैक्टर चेंज होगा, मशीन का एफिशिएंसी चेंज होगा, ये सब होगा। बट जो डायरेक्शन है सिंक्रोनस मोटर का उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, सो मोटर सेम डायरेक्शन में रन करेगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन अ 3-फेज सिंक्रोनस मशीन vary with the speed, remain constant at all load, vary with power factor या vary with the load। ठीक है, फील्ड फ्लक्स यहाँ पे देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताया कि रोटर में हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं, उससे पावर फैक्टर में वेरिएशन आ सकता है, लोड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स जो है उसका लोड से कोई रिलेशन नहीं है, लोड कुछ भी बढ़ जाए या घट जाए उसमें फील्ड फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फील्ड फ्लक्स में चेंज तभी होगा जब हम लोग डीसी एक्साइटेशन में चेंज करेंगे। तो फील्ड फ्लक्स क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये भी बेसिकली फील्ड फ्लक्स ही बोल रहा था ना, कि उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फील्ड करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो लेकिन मोटर सेम डायरेक्शन में रन करेगा क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे भी जब हम लोग एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका पावर फैक्टर में रिलेशन होगा, रिएक्टिव पावर में चेंज हो सकता है, आर्मेचर करंट में भी कुछ चेंज हो सकता है, पावर फैक्टर में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर लोड वेरी कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो फील्ड फ्लक्स का जो वैल्यू है ये एक्साइटेशन पर डिपेंड कर सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्या चेंज हो रहा है, वो इन्वर्टेड वी कर्व या वी कर्व से सोचेंगे। बट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन 3-फेज सिंक्रोनस मशीन, लोड के हिसाब से कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। लोड के हिसाब से कांस्टेंट स्पीड मोटर है, एक तो एक रीजन हो गया कि डीसी एक्साइटेशन वेरी करें तो पावर फैक्टर वेरी होगा, और एक और चीज़ है कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। ठीक है, चाहे लोड कुछ भी हो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा। स्पीड का क्या फॉर्मूला, 120 F/P। तो लोड कुछ भी अगर एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन में मोटर चल रहा है तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा कांस्टेंट स्पीड मोटर है, वो कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। इसीलिए फील्ड फ्लक्स का जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मोटर विल। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ओवर एक्साइटेड कंडीशन हो गया, ओवर एक्साइटेड कंडीशन। लीडिंग पावर फैक्टर का यही मतलब हुआ, ओवर एक्साइटेड कंडीशन सिंक्रोनस मोटर में। और ओवर एक्साइटेड है मतलब एक्साइटेशन ज़्यादा, इसका क्या मतलब होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है। ठीक, तो एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सिंक्रोनस मोटर विल मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। ये समझ गए आप, ये वाला लीडिंग पावर फैक्टर सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, और लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, यूनिट इंड्यूस्ड ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। ये भी किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बताया भी है पहले, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों एक्साइटेशन में वैरी करते हैं हम लोग, तो तीनों ही पावर फैक्टर पर मशीन काम कर सकता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और ये चीज़ बहुत फेमस है पावर सिस्टम में, या फिर पूरे जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे इस मोटर का यूज किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी, जहाँ पे मेरे को पावर फैक्टर का रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। क्योंकि जो एक तो होता है परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर का वैल्यू फिक्स होता है, वो तो उतना ही रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करेगा। बट सिंक्रोनस मोटर केस में क्या है कि हम लोग एक्साइटेशन वैरी करके उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, तो वो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतना वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर देगा। और आप पावर सिस्टम में जानते हैं अगर रिएक्टिव पावर मशीन मेंटेन लाइन में अच्छा रहेगा तो सिस्टम में वोल्टेज अच्छा मेंटेन रहेगा, मतलब वोल्टेज स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। ठीक है, तो इससे लाइन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड अभी और भी क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग, और कुछ कॉन्सेप्ट जो बचा उस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सारा कॉन्सेप्ट हम कुछ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो, दिक्कत उसमें। ऐसे सिर्फ आंसर बता के भी निकल सकते हैं, बट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि उस जो पीछे का सारा कॉन्सेप्ट है या फिर उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी अगर नया एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। और अगर सारा कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताइए क्लास कैसा लगा, तब तक के लिए थैंक यू।